हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये GPYQ का पार्ट 3 होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग। व्हाई इज दिस फिनोमेना ए कॉज ऑफ कंसर्न? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है। कोई नाम से ही पता लग रहा है, ओशन का एसिडिक नेचर हो जाना, उसको बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में आके डिसॉल्व हो जाती है। जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेती है H2CO3, और ये एक वीक एसिड होता है और ये फर्दर फिर किस में टूट जाता है, H+ आयन में एंड बाइकार्बोनेट के अंदर ब्रेक हो जाता है। सो इस रिएक्शन से क्या होगा, H+ आयन इंक्रीज हो जाएंगे वाटर के अंदर और वो वाटर को एसिडिक नेचर बना देंगे। और वाटर का अगर एसिडिक नेचर हो जाएगा उससे क्या दिक्कत होगी, जब वाटर एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट फिशेस पर आएगा और सीवीड पे होगा। एक तो उनकी एबिलिटी जिससे वो डिटेक्ट कर पाती है प्रेडेटर को, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हमें कोरल्स पाई जाती हैं और कोरल्स के जो शेल होते हैं उसको बनाने में हमें क्या चाहिए होता है, कार्बोनेट चाहिए होता है। और जब कार्बोनेट आयन कम हो जाएंगे, जो कोरल की शेल बनाने की एबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट आयंस कम हो गए हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बताया ना कि जो कार्बोनेट आयंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं शेल बनाने में, और जो कार्बोनेट होता है ये कैल्केरियस कैल्शियम वगैरह बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो इनकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनकी ग्रोथ पर भी अफेक्ट आएगा। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी डाइवर्सली अफेक्टेड। यस, ये भी ठीक हो जाएगा। अभी देखा है ना कि जो कोरल रीफ्स होती हैं उसमें मेन जो उनकी शेल बनती है कार्बोनेट आयन से बनती है, और जब कार्बोनेट आयंस की कमी हो जाएगी तो कोरल रीफ भी अफेक्टेड होंगी। आगे देखते हैं। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन्स लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, अभी मैंने बताया था ना कि जितना ज़्यादा एसिडिक वाटर होगा उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन को अपने लार्वा को डिस्पोज करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, ये क्या बोला हुआ है, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की बात की हुई है। हो सकता है अगर ओशन में करोड़ों एनिमल्स रह रहे हो तो सम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो कुछ की बात की हुई है और कुछ कितने भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी सम आ जाता है वो ब्रॉड टर्म हो जाती है, और जनरली ऐसे केसेस में स्टेटमेंट सही हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ठीक होगा। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली इफेक्ट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो ओशन होता है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो सल्फ़र का इमिशन करते हैं, और जो सल्फ़र इमिशन होता है वो किस में हेल्पफुल होता है, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन जब ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो नो डाउट उनकी जो इमिशन टेंडेंसी होगी सल्फ़र की वो कम होगी, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि वो क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करे। तो इसमें क्लाउड फॉर्मेशन पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ए। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? इसमें हमें बताना है कि जो ला नीना है और एल नीनो में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले एक बार मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ ला नीना और एल नीनो होता क्या है। ये अपना साउथ अमेरिका है और इधर अपना ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में हमारा सी है, और नीचे से क्या हो रहा है, सी के नीचे से इधर से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है। जब कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम अपव्हीलिंग। ठीक है, अब देखो ये कोल्ड वाटर ऊपर आया, यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा कम हो जाएगा। अब देखो इस एरिया में ट्रेड विंड्स होती हैं, और जब ये वाटर इधर की तरफ मूव करेगा तो इधर तक आते आते ये वाटर वार्म हो जाएगा। यहाँ पर जब वार्म वाटर आएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वाटर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ की जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपैंड होंगे, और एक्सपैंड होके वो राइज अप कर जाएंगे। तो इस एरिया में कन्वेक्शन होगा, और जब कन्वेक्शन होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब यहाँ पर कन्वेक्शन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन होगा ऊपर जाके और क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और जब क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। अब जो ये एयर ऊपर की तरफ राइज हुई तो एक पार्ट इसका इस साइड मूव करेगा। यहाँ पर आते आते इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ये रिसाइड करने लगेगी, और जब रिसाइड करने लगेगी तो सारी की सारी जो एयर होगी वो नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं होगा, और जब कन्वेक्शन नहीं होगी तो रेनफॉल भी नहीं होगी, और जब रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ पर ड्रोट वाली कंडीशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोकर सर्कुलेशन। रिपीट कर देती हूँ,
यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर अपव्हील हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड वाटर अपव्हील होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अब जब ये कोल्ड वाटर आगे की तरफ मूव करता है, किस वजह से? ट्रेड विंड्स की वजह से। इस एरिया में आते आते ये वाटर वार्म अप है। जब ये वाटर वार्म अप हो जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होके वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और ऊपर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर कंडेंसेशन होके वो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेंगे और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में फ्लड आ जाता है। इसकी एक ब्रांच अमेरिका की तरफ आती है और यहाँ पर आके रिसाइड करने लग जाएगी। जब रिसाइड करेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी। रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ पर ड्रोट वाली कंडीशन बन जाएगी। ये वोकर सर्कुलेशन के टाइम पर होता है। अब क्या होता है, एल नीनो वाली सिचुएशन आती है। इसको एक बार मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब देखो एल नीनो में क्या होता है, ये अपना साउथ अमेरिका वाला रीजन था, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन था। इस वाले एरिया में ITCZ होती है। ये पहले वाले पार्ट्स में मैंने बताया हुआ है ITCZ क्या होता है। कुछ सालों बाद ये चीज़ देखी जाती है कि जो ये ITCZ होता है ना, ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है और इसका अभी तक कोई भी रीज़न नहीं पता कर पाया है कि जो ITCZ साउथवर्ड मूव होता है उसका रीज़न क्या है। तो जब ये ITCZ नीचे मूव हो जाएगा तो ट्रेड विंड भी इसके साथ साथ नीचे की तरफ मूव हो जाएगी और फिर इसके ऊपर वाले इस वाले रीजन में वेस्टर्ली का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जब ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से जो वार्म वाटर होता है वो साउथ अमेरिका वाली साइड में आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये वार्म वाटर इस साइड आएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर कन्वेक्शन होगा। यहाँ पर कन्वेक्शन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगी। उसकी एक ब्रांच इस साइड ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगी और यहाँ पर आके ये रिसाइड करेगी। जब ये यहाँ पर रिसाइड करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। पर ऑस्ट्रेलिया में तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लेकिन पेरू वाली साइड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इस केस में जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं होगी। जब कन्वेक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी और रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ पर ड्रोट आ जाता है। यूजुअली जब एल नीनो आता है तो क्या कंडीशन होती है, वेस्टर्न पैसिफिक एशियन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में ड्रोट वाली कंडीशन आ जाएगी और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन होगा और कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगी। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, वोकर सर्कुलेशन के। और वोकर सर्कुलेशन क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। एल नीनो की कंडीशन कब आती है, जब ये ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाता है साउथवर्ड और इसका रीज़न अभी तक हम पता नहीं कर पाए कि किस वजह से ये ITCZ मूव होता है। अब देखते हैं ला नीना क्या होता है। ला नीना में क्या होता है, जो ये ITCZ होता है ये वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जब वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स आ जाएगी और जब यहाँ पर ट्रेड विंड्स आ जाएगी तो यहाँ के कोल्ड वाटर को ये आगे मूव करेगी। जब ये वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर ये वाटर वार्म हो जाएगा और वार्म होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल हो जाएगी। और जब ये ब्रांच इस साइड जाएगी और रिसाइड करेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं होगी, यहाँ पर फिर से ड्रोट हो जाएगी। ला नीनो होता है, ये इंटेंस फिनोमेना होता है। ये ऑटोमेटिकली ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जितनी रेनफॉल वोकर सर्कुलेशन में इस एरिया में हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा ला नीना के टाइम पे होती है। ठीक है, तो देखो वोकर सर्कुलेशन में क्या होगा, पेरू वाले रीजन में हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा और ड्रोट वाली कंडीशन होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में लो प्रेशर होगा, कन्वेक्शन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी और फिर रेनफॉल होगी। ठीक है, जब एल नीनो होता है तो ITCZ साउथवर्ड मूव कर जाता है, उसकी वजह से पेरू वाले रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पर ITCZ का साउथवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया से जो वार्म करंट आ रहा होता है वो पेरू की साइड आएगा। इस वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पर कन्वेक्शन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, और उधर ही ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में देखें तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ड्रोट वाली सिचुएशन हो जाएगी। ला नीना में देखें तो ITCZ वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ से फिर से वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा।
इधर आके वाटर वार्म हो जाएगा और यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वोकर सर्कुलेशन, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और क्लाउड भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगे और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। इतनी रेनफॉल कि यहाँ पर फ्लड वाली कंडीशन बन जाती है। और पेरू वाली साइड में देखें, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू वोकर सर्कुलेशन, और यहाँ पर ड्रोट वाली सिचुएशन आ जाती है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं। ला नीना इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ये बोल रहा है कि जो ला नीना होगा उसकी वजह से कोल्ड ओशन टेम्परेचर हो जाएगा। कहाँ पर? इंडियन ओशन में। ला नीना में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा ला नीना में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वेयर एज एल नीनो इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल वार्म वाटर टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। और ये कह रहा है कि जब एल नीनो होगा यहाँ का जो ओशन टेम्परेचर होगा वो वार्म हो जाएगा, लेकिन हमने क्या देखा है यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पर भी स्टेटमेंट में वेयर एज आ जाए तो 99% क्या होता है, ये स्टेटमेंट फ्लिप करके लिखा हुआ होता है। जो ये वाली स्टेटमेंट होती है वो एल नीनो के बारे में होती है, और जो यहाँ से लेके यहाँ की जो स्टेटमेंट होगी वो ला नीना के बारे में होगी। किस केस में? जब वेयर एज आ जाता है। तो ये जब हम PYQ करते हैं तब ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वेयर एज आ रहा है वहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन होती है उसको इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। नेक्स्ट, एल नीनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि एल नीनो का तो बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, लेकिन ला नीनो का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। हमने अभी देखा था ना, ला नीना में क्या हो रहा था, सारी की सारी जो कंडीशन थी वो एक्सट्रीम हो जा रही थी। कौन सी कंडीशन? जो हम वोकर सर्कुलेशन के टाइम पे देखते हैं वो वाली सारी कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से इंक्रीज़ हो रहा है तो ला नीना में 40 डिग्री से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इधर एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, और एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तो फ्लड आ जाता है। तो यहाँ पर भी ला नीना का भी इफ़ेक्ट उतना ही होता है, और इसमें कह रहा है ला नीना का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है, और हमसे करेक्ट पूछा है और कोई भी ठीक नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, डी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। देखो, ओशन करंट क्या होता है? जो हमारा ओशन होता है इसमें वाटर मूव करता है, और जब वाटर मूव करता है तो एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर मूव कर रहा होता है। जब डेफिनेट पैटर्न के अंदर मूव करता है तो उसको बोलते हैं ओशन करंट। अब ये बताना है कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे ओशन करंट को फ्लो करने में। रोटेशन ऑफ अर्थ, यस बिल्कुल करेगा। जब भी अर्थ रोटेट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कोरोलिस फोर्स आएगा। कोरोलिस फोर्स क्या करेगा? इन ओशन करंट्स को डिफ्लेक्ट कर देगा। राइट में टर्न हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और लेफ्ट में टर्न हो रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो रोटेशन से कोरोलिस फोर्स होगा और उससे उसकी मूवमेंट चेंज होगी। आगे, एयर प्रेशर एंड विंड। देखो, जितना ज़्यादा विंड का प्रेशर होगा, विंड क्या करेगी? जो ओशन करंट होगा उसको मूव करने में हेल्प करेगी, जितना प्रेशर लगेगा तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। आगे देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। देखो, ये अपना ओशन वाटर है, और यहाँ पर अगर डेंसिटी हाई है और यहाँ पर लो है तो वाटर की डायरेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाएगी। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करेगा, तो डेंसिटी का भी इन्फ्लुएंस होता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो एज सच रिवॉल्यूशन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ओशन करंट पर, तो फोर्थ अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी। आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर। ये पूछ रहा है कि जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। वो एरिया जहाँ पर कोल्ड ओशन वाटर और वार्म ओशन वाटर आके मिल जाते हैं, तो वो एरिया बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। इसका एग्जांपल बताऊं, हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि एक वार्म वाटर आता है और ब्राज़ील से टकराकर एक ब्रांच इसकी ऊपर की तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है। ऊपर जाता है तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये वेस्टवर्ड मूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और सेम क्या होता है, ऊपर से पोल से क्या होता है, करंट नीचे की तरफ आ रहा होता है। जो पोलर रीजन से करंट आ रहा है वो कोल्ड होगा,
और जो इक्वेटोरियल रीजन से करंट आ रहा है वो वार्म करंट होगा। यहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मीट करते हैं। ये जो ग्राउंड होता है वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट्स, सी। देखो मैं अपनी मिस्टेक बताती हूँ। जब मैं ये क्वेश्चन करने बैठी थी पहली बार तो मैंने क्या किया था कि ये एक तो ये क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग ने रिएक्ट किया कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन आता है। उस एक्साइटमेंट की वजह से जो ये पहला ऑप्शन है वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, इसको सही कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने वार्म पढ़ा, कोल्ड पढ़ा, करंट पढ़ा, बस। और ये देख के मैंने सही मार दिया था और मेरा ये ऑप्शन गलत हुआ। तब मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है। और यूपीएससी ये ट्रिक करता है, पहला जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही सिमिलर सा ऑप्शन देगा राइट ऑप्शन से। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्साइटमेंट में इस ऑप्शन को क्या जाएंगे और फिर वो नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये बोल रहा है जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है उसका जो ईस्टवर्ड फ्लो होता है वो किस रीज़न से होता है। तो देखो एक बार मैं भी आपको बताती हूँ इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होता है। ये अफ्रीका वाला रीजन था और ये साउथ अमेरिका वाला रीजन था। यहाँ से वार्म ओशन करंट फ्लो करता है वेस्टवर्ड। क्यों वेस्टवर्ड क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है और इसकी वजह से जो वाटर फ्लो करेगा वो ईस्ट टू वेस्ट करेगा। सो इसकी वजह से इक्वेटोरियल करंट बनेगा। तो ये वाला जो करंट है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेटोरियल करंट। अब ये इसकी दो ब्रांच होती है, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और एक साउथ इक्वेटोरियल करंट आएगा। जब ये वाटर वेस्टवर्ड आता है तो यहाँ पर पाइल अप हो जाता है। जब यहाँ पर पाइल अप हो जाएगा तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होने की वजह से इस पर ग्रेविटी लगेगी, उस वजह से ये ईस्टवर्ड मूव करेगा। तो जब वो ईस्टवर्ड मूव करेगा तो हम इसका नाम दे देंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये जो ईस्टवर्ड फ्लो होता है उसका रीज़न क्या होता है कि जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर ब्राज़ील वाले एरिया में मिलते हैं, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है और जब वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो जो वाटर होगा वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। तो इसमें ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, ये अभी यही तो बताया कि दो इक्वेटोरियल करंट क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से पाइल अप होगा और फिर ईस्टवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो सैलिनिटी होती है मोस्टली वो वर्टिकल जो मूवमेंट होता है उसको ड्राइव करती है, ठीक है। जो सरफेस वाटर होता है उसमें जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये वर्टिकल मूवमेंट होती है और वो सैलिनिटी की वजह से होती है। और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उस पर जो सैलिनिटी का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अक्रेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटोरियल, ये बोल रहा है जो ये रीज़न है यहाँ पर कैसी कंडीशन होती है, काम कंडीशन होती है, उसकी वजह से मूव होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होगा? बी, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स। ओके, आगे चलते हैं। टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। जो ओशन के अंदर टाइड्स आती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो किस वजह से होती है? टाइड्स कैसे आती है? ये अर्थ है, ये मून है। मून क्या कर रहा है? अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ओशन वाटर होगा उसमें एक बल्ज क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ जो अर्थ होता है, अर्थ का खुद का एक फोर्स होता है, तो उसकी वजह से एक अपोजिट बल्ज क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से टाइड क्रिएट होती है। और अगर अभी इसी केस में यहाँ पर सन भी आ जाएगा तो सन भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और इस केस में जो टाइड होती है उस टाइड को बोलते हैं हाई टाइड, जब तीनों एक ही पोजीशन में हो, ठीक है। एक तो कंडीशन ऐसी होती है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? अर्थ है, मून है और सन है, तो सन का इफेक्ट आ रहा है, मून का इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से जो टाइड होगी वो लो टाइड होगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अपना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, यस बिल्कुल अभी बताया है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ये भी हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, यस ये भी हो जाएगा। और इसमें करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मेंशन इन द यूज वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आईओडी के बारे में बताना, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो उससे पहले एक बार मैं आपको आईओडी के बारे में बता देती हूँ क्या होता है ये।
ये अपना इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, इस साइड ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है। अब क्या होता है, जब भी इस एरिया में ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग होगी तो जो वार्म वाटर होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब वो इस डायरेक्शन में वार्म वाटर फ्लो करेगा तो ये जो इधर अफ्रीका है, अफ्रीका वाले रीजन में आकर वो क्या हो जाता है, पाइल अप हो जाता है। तो यहाँ पर वार्म करंट हो जाएगा। जब ये यहाँ पर वार्म करंट होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और जब इवोपरेशन होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। देखो, जब भी ये जो विंड्स इधर मूव कर रही है, यहाँ पर पाइल अप होती है, यहाँ का जो वाटर होता है वो इस साइड आ जाता है। तो जब ये मूव करता है अपवर्ड इधर से आके तो उसको बोलते हैं अपवेलिंग। तो अपवेलिंग होकर यहाँ पर कोल्ड वाटर आ जाएगा। तो कोल्ड वाटर आ जाएगा तो जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा। इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है, जो मेडागास्कर वाला रीजन होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। और देखो, इस एरिया में जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो इंडिया में जो मानसून आएगा उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब नेगेटिव आईओडी की कंडीशन देखते हैं। नेगेटिव आईओडी की कंडीशन में क्या होता है, जो ये ट्रेड विंड्स होती है वो वीक हो जाती है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कन्वेक्शन होगी। कन्वेक्शन होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और मेडागास्कर वाले रीजन में देखें तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, कन्वेक्शन नहीं होगा। यहाँ से विंड कैसे ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका जो इफेक्ट होगा हमारे इंडियन मानसून पर वो नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि जो हाई प्रेशर से जो विंड्स हो रही हैं वो इस साइड क्रिएट हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव डाइपोल था। ऑप्शन देखते हैं। द आईओडी फिनोमेना इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा हमें स्टेटमेंट को। यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इतना पढ़कर इसको पूरे को ठीक समझ लेते हैं। इसको अभी हमने इंडियन ओशन के रिस्पेक्ट में देखा है। इसमें पैसिफिक ओशन का रोल नहीं होता है, इसमें इंडियन ओशन का रोल होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन नहीं होगा। एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। यस, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी एल नीनो आएगा तो जो ये सिचुएशन बनी हुई होती है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारे मॉनसून पर इफेक्ट आता है। देखो, जब पॉजिटिव आईओडी होगा तो भी अच्छा खासा मॉनसून होगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली होता है, और अगर नेगेटिव होगा तो हमारा मॉनसून नेगेटिवली इफेक्ट होगा। ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है, और इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा बी, 2 ओनली। इसमें देखो, जो ये स्टेटमेंट है इसमें बोला हुआ है कैन इन्फ्लुएंस। कैन इन्फ्लुएंस इसका मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस हो गया, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 10 ड्रॉप रेनफॉल की चेंज आ गया तो वो इन्फ्लुएंस ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है कैन इन्फ्लुएंस, कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। कोरल रीफ क्या होती है, कोरल रीफ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। किस किस के बीच में होता है, एक कोरल पोलिप नाम का एनिमल होता है, एंड एक एल्गी होती है, कौन सी, जूजेंथली। ये जो जूजेंथली है वो एक एल्गी है, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाएगी, और इस फूड का यूज़ कौन करेंगे, कोरल पोलिप करेंगे, और इन रिटर्न कोरल पोलिप क्या करेंगे, इनको रहने के लिए जगह देंगे एंड इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो ये कोरल रीफ होती है ये शैलो वाटर में पाई जाती है, यानी कि ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट किस लिए चाहिए होगी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, और ये किस एरिया में रहती है, इनको वार्म वाटर चाहिए होता है। अब आप खुद बताओ, वार्म वाटर कौन से एरिया में होगा, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा। तो ये जनरली बोला जाता है ये 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ तक रहती है ये। और इनको क्लीन वाटर चाहिए, सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, और ये कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती है, इनको स्लाइटली सोल्टी वाटर चाहिए होता है। अब ऑप्शन देखते हैं ये क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स। यस, अभी तो ये बताया ना मैंने कि ये कहाँ पर पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। और इसने देखो कि सेफ वर्ड बोल दिया मोस्ट ऑफ, इसने यहाँ पर ऑल नहीं बोला है। अगर ऑल होता तो हम 1% सोचते। ठीक है, यहाँ पर बोला है मोस्ट ऑफ द, यानी कि ज़्यादातर इस एरिया में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आगे देखते हैं।
More than 1/3 of the world coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. Yes, ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। ये जो 1/3 जो वर्ल्ड की जो कोरल रीफ होती है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस वाले एरिया में पाई जाती है। आगे देखते हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी कोरल रीफ है उसमें जो एनिमल फाइला पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फाइला पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 डी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हमें ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में बताना है। तो देखो, जो ओशन मीन टेम्परेचर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम बता सकें कि जो मानसून आने वाला है उसमें रेनफॉल की अमाउंट कितनी रहने वाली है, कम रहने वाली है या ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अभी। OMT इज मेजर अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द मार्च। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। तो जब हम PYQ एनालाइज करते हैं तो इन ऐसे क्वेश्चन में हम एक पैटर्न देखते हैं। तो जो भी डेटा दिया होता है वो क्या माना जाता है, 99% गलत माना जाता है। अगर आप 100% श्योर हो उस डेटा को लेकर तब तक तो ठीक है, अदरवाइज वो जो डेटा होता है वो एग्जामिनर गलत रखता है। देखो क्या होता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो उसको सारे के सारे क्वेश्चन तो ठीक नहीं करने होते हैं, कुछ ऑप्शन गलत भी करने होते हैं। तो गलत कैसे किए जा सकते हैं भाई, डेटा में हेरा फेरी कर लेगा, जहाँ पर 26 है वहाँ पर 23 दे देगा, या फिर जहाँ पर कुछ और डेटा है उसको अलग चेंज कर देगा, तभी तो ऑप्शन को गलत फ्रेम करेगा ना। ठीक है, इसमें तो देखो कितने डेटा दिए हुए हैं, 26 डिग्री सेल्सियस, 129 मीटर्स, साउथ वेस्टर्न इंडियन, 3rd और एंड जनवरी टू मार्च। तो इसमें 4 डेटा दिया हुआ है। तो अब आप खुद बताओ, क्या एग्जामिनर किसी भी एक डेटा को गलत करके गलत नहीं कर सकता है? वो कितना ईजी होगा उसके लिए। तो ऐसे केसेस में जिसमें अगर एक ऑप्शन में 2 से ज़्यादा डेटा दिया हुआ है तो 99.9% क्या होगा, वो ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डेटा में चेंज ज़रूर करके देगा। एंड यस, एक डिस्क्लेमर हो रहा है, ये जो डेटा वाली चीज़ें हैं वो पॉलिटी में अप्लाई नहीं होती हैं। तो अपना ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अंदर 129 मीटर्स नहीं होता है, वो 50 to 100 मीटर्स होता है। ये डेटा ठीक है, ये वाला डेटा भी ठीक है। ये वाला डेटा, इसका हमें अगली स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। देखो, इस डेटा को सही करना था तो इन्होंने फिर से बता दिया कि ये जो डेटा है वो जनवरी एंड मार्च में कलेक्ट किया जाता है, तो इसको वेरीफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे कौन सा डेटा गलत है, ये 129 मीटर्स वाला। कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द मानसून विल बी लेस और मोर देन ए सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, जनवरी से मार्च तक का डेटा यूज़ किया जाता है ये प्रेडिक्ट करने के लिए जो रेनफॉल होगी वो कम होगी या ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और इसमें देखो क्या बोला हुआ है, कैन बी यूज्ड, कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो UPSC कितना सेफ खेल रहा है, इसने बोला है कैन बी यूज्ड। इसने देखो कैन बी यूज बोला है, मस्ट बी यूज़ नहीं बोला है, कैन बी यूज़, कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। और हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा B, 2 ओनली।